नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की। लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर लगता है कि सिंधिया खेमे को पूरी तरह साधने की कोशिश की गई है। कैबिनेट विस्तार में 11 समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि शिवराज का दर्द कैबिनेट के विस्तार के एक दिन पहले ही झलक गया था, जब उन्होंने अमृत विष वाला बयान दिया था। इतना ही नहीं, शिवराज ने यह ट्वीट भी किया था कि आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। पल पल राहजनी की इस कदर आपने कि आपकी यादें रह गईं दिलों में जख्म बनकर। जाहिर है शिवराज सिंह चौहान के लिए ज्योतिराज सिंधिया गले की हड्डी बनते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए विस्तार में उनकी नहीं चली, और इससे साफ है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव पर है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान उपचुनावों में अधिक सीटें नहीं दिलवा सकते? सवाल यह भी कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पीसी शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री, पूर्व सरकार यानी कांग्रेस सरकार में रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। पंकज शुक्ला, सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल त्रिवेदी, राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुलरेज जी, आपसे मेरा सवाल बनता है, ठीक है, कमलनाथ सरकार को गिराने का श्रेय ज्योतिराज सिंधिया को जाता है। हमें समझ में आता है कि उनका सम्मान आपको रखना है, आपकी पार्टी को उनका ख्याल भी रखना है, लेकिन क्या सर इतना ख्याल कि अपने ही नाराज हो जाएं? नहीं, आपको किसने कहा कि अपने नाराज हो गए? पहली बात तो ये कमल की सरकार है, कमलनाथ। सर, मंदसौर से भी खबर आई है, यशपाल सिसोदिया है जहां से विधायक, उनके जो समर्थक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। रमेश मंदौला के जो समर्थक हैं, फेसबुक पे जाइए सर, वो पोस्टर लेकर कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे विधायक को बनाइए आप मंत्री। देखिए अनुराधा जी, आपको ये स्मरण होना चाहिए इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की चलती है तो वो कमल के फूल की और संगठन की चलती है। वो बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं कि ये कमल की सरकार है, कमलनाथ की सरकार नहीं है, जिसके अंदर निर्दलियों को भी शपथ दिला के मंत्री बना दिया जाए, एसपी बीएसपी को भी साथ दे रहे। यहाँ पर 100% जिनको शपथ दिलवाई गई है 100% भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। और आप देखिए कि ये जो हमारा कैबिनेट बना है ये एक बिल्कुल सही मिश्रण है हर चीज का, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं देश की और मध्य प्रदेश की, उसमें कोरोना का संकट चल रहा है। कोरोना के संकट के मद्देनजर हमको हर प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है, विजनरीज की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस होल्डर्स की आवश्यकता है, युवा कंधों की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर बहुत पकड़ होती है। तो इन सभी का मिश्रण जो है वो आपको कैबिनेट का स्वरूप में दिखा है। तो आप कह रहे हैं हर समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, हर एंगल से परफेक्ट है ये मंत्रिमंडल, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। फिर सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान कल कह रहे थे, सर वो बयान भी आपको याद होगा, जब मीडिया लगातार पूछ रही थी मंथन तो कई दिनों से चल रहा है, तो उनका कहना था मंथन से तो अमृत निकलता है और जो विष होता है वो शिवजी पी जाते हैं। तो यहाँ पर अमृत किसको मिला और विष किसको मिला सर? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। शिव तो जो हैं वो तो शुरू से ही विष पी रहे हैं। जब हमने इस मध्य प्रदेश की भागदौड़ संभाली, एक जो कमलनाथ जी की निष्क्रिय सरकार थी, तो हमने देखा कि हमको जो स्वास्थ्य सचिव मिली वह भी कोरोना पीड़ित मिली। हमने देखा कि इंदौर में किस प्रकार से एक तरह से विस्फोट हुआ था कोरोना का, और दूसरे दिन से ही हमने देखा कि स्थितियां कैसी खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इंदौर भारत का वुहान नहीं बन जाए। बहुत स्मार्टली आपने मेरे सवाल को बाउंस कर दिया और कहीं और लेके चले गए आप मेरा सवाल। अंशुल त्रिवेदी जी, ये जो विष था और ये जो अमृत था किसने पिया है? ये कैबिनेट के विस्तार में क्या झलक आपको दिखती है? बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी सर, सबके पास आएंगे सर। आज के कैबिनेट पर ही आऊंगा। 32 में से 12 मंत्री जो है माने जा रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खेमे से माने जा रहे हैं जी। और भाजपा हमेशा से ये दावा करती आई है कि वो एक अनुशासित पार्टी है, एक पार्टी विद अ डिफरेंस है। लेकिन रातों रात 12 मंत्री जो एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और शिवराज जी कांग्रेस युक्त सरकार बना रहे हैं, तो अब भाजपा जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे और जो पुराने उनके लीडर थे जिन्होंने तपस्या से भाजपा बनाई, उनकी पार्टी नहीं रह गई है। अब ये भी कोई जो रन ऑफ द मिल पार्टी होती है, एक आम पार्टी होती है, उसकी तरह हो गई है, जो सत्ता के लिए इन प्रकारेण
जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाती है। ये बातें आपस में वाद विवाद और भाषणबाजी बहुत चलती रहती है, लेकिन जनता में ये मैसेज एकदम सीधी तौर से गया है कि ये बैकडोर से बनी है ये सरकार। अब देखिए चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बहुत सारे समीकरणों पे डिपेंड करता है। इसमें आप मंत्रिमंडल में भी देखेंगे तो ज्यादा आपको दिखेगा कि जहां पे बनी सरकार, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की डीएनए वाली सरकार है बीजेपी की शिवराज सरकार? नहीं, कांग्रेस की डीएनए वाली बात आप सही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस में से जो आना चाह रहा है आप उसके लिए दरवाजे खोल दे रहे हैं। दरवाजे ही नहीं खोल रहे हैं, जिसको आप 6 महीने पहले तक जो है देशद्रोही, गद्दार और पता नहीं हिंदू विरोधी क्या क्या बोलते रहते थे, उसको आप आज मंत्री बना रहे हैं। जहां तक बात रही सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी देखिए नेता और राजनेता होने से पहले, एमपी होने से पहले एक अरबपति आदमी है। पीसी शर्मा जी हमेशा बोला, पीसी शर्मा जी आपको तो आज राहत मिली होगी कि गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, यहाँ तो मतभेद और मनभेद की खबरें आने लगी है कैबिनेट के विस्तार होते ही। नहीं, ये सरकार बनी लूट के लिए है और दल बदल को सलाम किया है। जिस तरह से 32 में से 14 दल बदलुओं को उसमें स्थान दिया गया है और एक तरह से कहा जाए कि गठबंधन की सरकार है ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी की, क्योंकि ये जो लोग गए हैं 14 लोग जो भी मंत्री बने हैं, ये अभी तक सरेआम शिवराज सिंह चौहान को तरह तरह की गालियाँ, राजनीतिक गालियाँ देते थे, भला बुरा कहते थे, नरेंद्र मोदी को कहते थे, लेकिन उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने पूरी तरह से। और जो कांग्रेस पार्टी को धोखा दे के गए, दल बदल के करके गए, करोड़ों रुपए का जो लेन देन हुआ उससे निकली है ये सरकार। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जिन्होंने खून पसीना बहाया, 5-5, 7-7 बार के जो विधायक हैं जी, वो मंत्री नहीं बन पाए। ये नई संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, नई संस्कृति, और इसीलिए उमा भारती वो इसकी खिलाफत कर रही है। हाँ। रमेश मंडेला जो पॉइंट आपने लिया है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, कुलदीप जी से सवाल करूंगी सर, लेकिन यशपाल सिसोदिया के लोग धरने पे बैठ गए, नेताओं को जाने क्यों दिया? सवाल आप पर भी तो उठता है सर। देखिए शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक जो है 12 मंत्री बन जाते हैं, देखिए, और आपकी सरकार में 6 थे, तो उनको आप सुनते, तवज्जो देते तो सर ये हालात नहीं होते। देखिए पूरी तवज्जो थी, जो 6 मंत्री थे कांग्रेस के ज़माने में, ये सबसे ज़्यादा पावर इनके पास थी, सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट इनके पास थे। और आज अगर कोई बंदरबांट चल रही है विभागों की भी, विभाग अभी बटे नहीं है, उसकी भी लड़ाई चल रही कि मलाईदार कौन लेगा जी। देखिए कांग्रेस पार्टी में क्षेत्र संतुलन के हिसाब से, जातिगत संतुलन के हिसाब से किया गया है। इनने सरकार बनाए रखने और ये बच जाए 24 चुनाव हो रहे हैं तब तक, उसके हिसाब से बनाइए। और इनका पूरा मोटो ये है कि ये मंत्रियों को हराएंगे, इसमें जो 14 बने हैं ये मंत्रियों को हराओ और जो बाद में इनके लोग आएंगे उनको एडजस्ट करो, ये मोटो लेके चलना है। ये बहुत टेम्परेरी आउटसोर्स पंकज शुक्ला जी को मिलाना चाहूंगी। पंकज शुक्ला जी, आप सुन रहे होंगे पीसी शर्मा जी को, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अभी पोर्टफोलियो को लेकर भी खिंचतान है, यानी खिंचतान लंबी है, शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, ये पीसी शर्मा जी सही बात कह रहे हैं कि दरअसल ये भाजपा का कैबिनेट नहीं है, शिवराज जी की कैबिनेट नहीं है, ये उपचुनाव की कैबिनेट है। भाजपा ने सारे समीकरण वही साधे हैं जो नए पहली बार के विधायक चुने गए हैं, जिन्हें खुद भाजपा के नेता नहीं जानते, उन्हें राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो शुद्ध रूप से उपचुनाव साधने की कोशिश है। यही चाहते हैं कि चूंकि भाजपा के अंदरूनी बैठकों में भी कई बार जिक्र हुआ है, भाजपा के आंतरिक सर्वे भी बताते हैं कि उपचुनाव में यदि ताकत के साथ उतरना है तो उन चेहरों को मंत्री बनाना ही होगा जिन्हें टिकट दिया जाना है। जिस तरह से चर्चा है कि सिंधिया जी के साथ में जब जिन विधायकों को, पूर्व विधायकों को लिया गया है, उनसे वादा किया गया था कि हम टिकट देंगे, तो उन्हें बगैर मंत्री बनाए अगर मैदान में उतार दिया जाता तो उनका हारना तय था। इसी सिद्धांत के आगे या इसी समझौते के आगे भाजपा झुकी है और उसने सरेंडर किया है। ठीक है अंशुल त्रिवेदी जी, जहां जिस तरह से पंकज शुक्ला जी भी हमें बता रहे हैं कि भाई ये शिवराज की कैबिनेट नहीं दिखती है, ये उपचुनाव की कैबिनेट दिखती है, उपचुनाव को साधने के लिए इस तरह से कैबिनेट का विस्तार किया गया है, लेकिन क्या गारंटी है कि उपचुनाव में जीत दर्ज हो जाएगी? क्योंकि असंतोष और एक अंदरूनी कलह तो दिख रही है, क्या ये चुनौती नहीं हो जाएगी फिर बीजेपी के लिए?
नहीं, चुनौती तो बिल्कुल है और इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत दिग्गज नेता पहले से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थापित हैं भाजपा ट्रेडिशनली वहाँ की पार्टी रही है राजमाता सिंधिया के समय से। तो अंदरूनी कलह और अंदरूनी बंदरबाट और अंदरूनी असंतोष तो अब होना लाजमी है, ये तो तय बात है। जितना भी ये लोग कह लें कि बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और बहुत अनुशासित पार्टी है, ये जो अरेंजमेंट है ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिस्टम के हिसाब से चलती है। उसमें आप जब तक उस सिस्टम का हिस्सा बचपन से आपने बहुत पहले से नहीं रहते हैं, तब तक कोई बड़े ओहदे पे आप नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिस पार्टी को एल के आडवाणी ने बाबरी मस्जिद का आंदोलन के समय से खड़ा किया, आज उसी एल के आडवाणी की क्या स्थिति है आप ये देख लीजिए। तो वो एक सिस्टम के तहत चलती है और सिस्टम का जब तक इस्तेमाल है, आप सिस्टम को सर्व कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, वरना उसके बाद जो है आप अपने रास्ते और संगठन अपने रास्ते हो जाता है। तो अभी सत्ता में आने के लिए उनके जो कैलकुलेशन है केंद्र नेतृत्व के भी और स्टेट नेतृत्व के भी, उसके हिसाब से अभी ये एक अरेंजमेंट हुआ है। ये कितना लंबा चलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यदि इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो ये सिखाता है कि भाजपा में जो बाहर से जाता है वो कभी नेतृत्व में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अब अगली जो असल में अग्नि परीक्षा होने वाली है वो चुनाव ही है, जो 24 सीटों पे आने वाले हैं। सर, आपको आवाज मिल रही है पीसी शर्मा जी? मुझे लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। उन ऑडियो सही कराने की कोशिश हम करेंगे। गुलरेज शेख जी, यहाँ पर देखिए अभी जो चर्चा चल रही है उसमें अंशुल त्रिवेदी जी भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों का ये तरीका है कि जो बड़े लोग दिग्गज नेता होते हैं उनको मार्गदर्शन में डाल देते हैं आप। और यहाँ पर भी कितनी कोशिशें की, 101 दिन लग गए सर मंत्रिमंडल का विस्तार करने में। कई दिनों तक तो डेरा डमा के भी बैठे थे शिवराज सिंह चौहान, लंबी लंबी मीटिंग चली, लेकिन उस मंथन के बाद शिवराज सिंह चौहान के जो पसंदीदा नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, उनको तरजीह नहीं दी गई। नहीं, कहाँ नहीं दी गई? आप देखिए ना, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, ये सब किसके हैं? सब बीजेपी के ही तो हैं। और बाकी भी जो है राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन सर, ये 13 साल जो है साथ दिया है शिवराज सिंह चौहान का। क्यों अनुराधा जी, अभी सभापति भी बाकी है, उपसभापति भी बाकी है और बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां बाकी है। आप क्यों हड़बड़ी में हैं? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सबको सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी और सब साथ हैं। आज सुबह ही रामपाल सिंह जी ने ये कहा, स्पष्ट कहा न्यूज 18 पर कि जो पार्टी का निर्णय है वह मेरा निर्णय है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी जो चाहेगी वो जो आदेश देगी वह करूंगा। तो ये तो हमारी परिपाठी है। तो और जो लोग बोल रहे हैं कि इधर उधर की बातें हो रही है, उनको ये तो नहीं फिर उमा भारती क्यों कह रही है? उमा भारती कह रही है वफादारों का ख्याल नहीं रखा गया। नहीं, देखिए, सारा मंथन करने के बाद ही ये रूपरेखा अमृत के रूप में हमारे सामने आई है। और उमा जी को भी हम चाहते थे कि उन बैठकों में रहें, लेकिन स्वास्थ्य कारणवश वे नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया उसमें। लेकिन वे उसमें उपलब्ध नहीं थी उन बैठकों में, क्योंकि आप जानते हैं उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। और जहां तक जो लोग कह रहे हैं इधर उधर की बातें, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में कांग्रेस से ही आए। और आज ठीक है, मुझे पंकज शुक्ला जी के पास जाना होगा। उससे पहले पीसी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका ऑडियो बहुत देर से नहीं मिल पा रहा था। सर, अब आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए सर। आवाज मिल रही मेरे को। मैं ये कह रहा था कि ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये इसमें विंध्य क्षेत्र जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते थे वो पूरे गायब हो गए। राजेंद्र शुक्ला जी से लेके जितने भी पूर्व मंत्री भी रहे, गौतम जी से लेके तमाम लोग, केदार शुक्ला, सब गायब हो गए। मतलब जिस जगहों पे इनको मेजॉरिटी मिलती है उसको बाहर कर देते हैं ये। और यही स्थिति इन 24 चुनाव में होगी। इसलिए वहाँ की जनता इसको समझेगी कि ये जिस तरह से विंध्य के साथ इन्होंने भेदभाव किया, इसी तरह इस क्षेत्र से करेगी। और मेरा सीधा कहना यह है कि ये बहुत ही अस्थायी सरकार है और 24 चुनाव में जब ये जाएंगे, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे
कि कोरोना पे ध्यान नहीं दिया। अरे कोरोना के समय आपने जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको किडनैप कर लिया था, जो आज आपके यहाँ मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, और 1 महीने तक उसके बाद जब शपथ ले ली गई तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। ये जो कोरोना फैला है पूरे मध्य प्रदेश में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने मंत्री यहाँ सरकार बनाने के लिए जो लॉकडाउन पहले होना था 15 दिन पहले, उसको नहीं किया, और जब सरकार गिर गई तब जाके इन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन किया और अपनी सरकार बना ली। जो आपके सवाल का जवाब देने के लिए गुलरेज जी तैयार है। गुलरेज जी, पहला सरकार गिराने और बनाने में कोरोना की याद नहीं आई, मंत्रिमंडल के विस्तार में 100 दिन बीत गए, तब आप कह रहे हैं कि कोरोना जिम्मेदार है। देखिए मैडम, पीसी भाई साहब बहुत वरिष्ठ है, मैं सम्मान करता हूं और बड़े सम्मान पूर्वक ही ये बात कह रहा हूं कि आज फिर सबके सामने, हिंदुस्तान के सामने कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया, जब ये कहते हैं कि तुलसी भैया जो थे उनको किडनैप कर रखा था, बेंगलोर में बिठा रखा था, जो स्वास्थ्य मंत्री थे कमलनाथ सरकार में। आप ठीक है, को देखा है जो किडनैप हो गया हो और इतने बढ़ चढ़कर चर्चा भी जारी रखते हैं। सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि चूंकि अगर आप देखते हैं कैबिनेट का विस्तार जो हुआ है, इसका पूरा जो केंद्र बिंदु है वो उपचुनाव को लेकर किया गया है, तो उपचुनाव पर इस कैबिनेट के विस्तार का क्या असर होगा, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह क्या आगे आसान होगी या फिर कठिन। सवाल इसलिए चूंकि आज ही ज्योतिराज सिंधिया ने कह दिया है टाइगर अभी जिंदा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंकज शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें 16 सीटें जो हैं वो ग्वालियर और चंबल संभाग से आती हैं, और यही कहीं पूरा एक गुड़ा भाग हमें कैबिनेट के विस्तार में देखने को मिला है कि मान लीजिए सिंधिया के समर्थकों को यहां पर अगर मंत्री बना दिया गया है, टिकट उनको मिल रहा है, उस स्थिति में मजबूत हो जाती है बीजेपी जहां वो कमजोर थी, लेकिन क्या उस फ्रंट पर कमजोर नहीं हो जाती कि जो असंतोष और जो मतभेद यहां पर खुलकर सामने आ रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी उपचुनाव में? देखिए, अभी आपने ब्रेक में जाने के पहले एक डायलॉग कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। अब बयानों से राजनीति को समझिए, कुछ समय पहले शिवराज जी ने यह डायलॉग कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, अब सिंधिया जी को यह कहना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि पूरा दारोमदार 16 सीट जो है वो ग्वालियर, चंबल, मुरैना क्षेत्र की हैं, और भाजपा ने सिंधिया जी को सारी सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाकर एक तरह से दारोमदार उनके ऊपर डाल दिया है कि वे अब अपने इन समर्थकों को जिताकर लाएं। हम पिछले 15-20 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भाजपा में असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 3-3 बार वहां जाकर वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर बातचीत करना पड़ रही है, किसी तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव के दृश्य को यदि हम देखें तो ये पूरा दारोमदार सिंधिया समूह के ऊपर है कि वो अपना प्रचार करें। मंत्री बना दिए गए हैं, सरकार ने उनके क्षेत्र में 300 करोड़ से ज्यादा के कार्यों को स्वीकृति दे दी है, यानी विकास, और सिंधिया जी के नाम पर आप चुनाव जीत कर आइए। भाजपा से कितना समर्थन मिलेगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं। पीसी शर्मा जी, यानी उपचुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही हो गया ना, सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिला, मंत्री बन रहे हैं, और यानी कुल मिलाकर अब आपके लिए चुनौती? ये इससे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो बार बार बात आ रही है कि अमृत निकला, तो अमृत तो ये सब मंत्री और मुख्यमंत्री पी जाएंगे, और विष रहा जनता के हिस्से। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, ये सब चीज़ें उसके उदाहरण हैं। और ये चुनाव जनता लड़ेगी, ये कांग्रेस तो रहेगी लेकिन जनता खुद लड़ेगी। भाई, हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, 15 महीने में कैसे आ गए वोट लेने? कौन सी करोड़ों रुपए की सौदेबाजी हो गई? ये हम लोग क्यों परेशान हैं? हमारी दुकानें बंद क्यों हैं? हमारी आमदनी खत्म हो गई?
इन सब के बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव सातवें आसमान पे हैं, ये सब के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए जनता खुद लड़ेगी। हम तो एक उसमें हमारा चिन्ह रहेगा पंजे का, कांग्रेस का, हमारे कैंडिडेट्स के, लेकिन ये चुनाव खुद जनता लड़ेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और बीजेपी के वो नेता लड़ेंगे जिनकी सीट ये 16 लोग या 20 लोग या 22 लोग छीन रहे हैं। जो सीटें छीन रहे हैं, कोई भी अपनी सीट छोड़ेगा नहीं, चाहे वो दीपक जोशी हो, चाहे अनूप मिश्रा हो, चाहे रुस्तम सिंह जी हो, जितने भी नेता हैं जिनकी सीटें छीनी गई हैं। हाँ। क्योंकि ये एक बार सीट चली जाए तो बाद में कोई पूछता नहीं है, इसलिए मान के चलिए। और बीजेपी की स्टेज भी है, मंत्रियों को हराओ, ये मंत्री आ रहे हैं तो हम नए तो ये बड़ी मुश्किल करने वाला को मंत्री बनाएंगे। और टाइगर नहीं मैडम, अगर टाइगर है तो जंगल में जाना होगा टाइगर को। गुलवीर जी, टाइगर अगर है तो टाइगर को तो जंगल में रहना पड़ता है। टाइगर को जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट पीसी भाई साहब को मैं कह रहा हूँ कि पीसी भाई साहब अपने संगठन की जो रीति नीति है उसी के अनुसार बात कर रहे हैं कि सीट एक बार आती है उसको छोड़ा नहीं जाता, चाहे पार्टी का नुकसान कर दिया जाए। ये बीजेपी में कभी नहीं होता है। जहां तक टाइगर वाली बात, इस बात की द्योतक है कि कितने ज्यादा जो सरलताएं हैं, कितनी ज्यादा वेवलेंथ मिल रही है शिवराज जी की और सिंधिया जी की, कि पहले जो चीज शिवराज जी ने कही वही चीज आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने और मीडिया के सामने स्वयं सिंधिया जी कह रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों की वेवलेंथ में इतनी ज्यादा मैचिंग आ रही है। जहां तक विच की बात है, देखिए अमृत तो हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कही, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नहीं है वो। सुनिए, ये सिद्ध कर दिया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, गठबंधन है। और इस मंथन से ये 24 सीटों का कांग्रेस के लिए रखा है हमने। ये टाइगर जिंदा है, ये तो शिवराज सिंह चौहान ने कभी कहा था ना, और आज सिंधिया जी कह रहे हैं, तो किसको चुना रहे सिंधिया जी? ये क्या तो वेवलेंथ वही वेवलेंथ की मैचिंग है। अच्छा। ये दिल से दिल इतने मिले हैं कि एक असली टाइगर कौन है? जुबान पर आ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री ये बहुत बेहतरीन है और ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है अंशुल त्रिवेदी जी, सत्ता का खेल बड़ा निराला है। सिंधिया के समर्थकों को, सिंधिया को शामिल, ठीक है पीसी शर्मा जी अपनी बात रखिए। एक चीज जी एक चीज ये कह रहे हैं कि शिवराज जी के सामने, बीजेपी के नेताओं के सामने सिंधिया जी ने ये कहा टाइगर वाली बात, तो ये उनको अभी भी गठबंधन मान रहे हैं क्या? बीजेपी का नहीं मान रहे हैं? ये कहना बीजेपी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के सामने कहा, मतलब बीजेपी में नहीं है अभी सिंधिया जी बीजेपी नहीं है। और टाइगर का जहां तक सवाल है, टाइगर तो अभी निकला नहीं है। टाइगर जिंदा है अभी, टाइगर तो फील्ड में आया ही नहीं है, अभी टाइगर आने वाला है। ठीक है टाइगर फील्ड में नहीं आया, अभी आने वाला है आगे। अंशुल त्रिवेदी जी, थोड़ा सा बहस को आगे बढ़ाते हैं सर। अंशुल त्रिवेदी जी, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं और जिस तरीके की एक्सरसाइज इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, पॉलिटिकली इस तरीके का कभी सिनेरियो रहा नहीं है कि एक सरकार का एक बड़ा जो ग्रुप है वो टूट जाता है और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेता है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश पहली बार दिख रहा है। लेकिन सत्ता का सर खेल बड़ा दिलचस्प नहीं है। इसी कुर्सी के लिए सिंधिया के समर्थकों को शिवराज सिंह चौहान अपने साथ लेकर आए और शिवराज सिंह चौहान ही अब सिंधिया और उनके समर्थकों को साधने में बड़ी मुश्किलें सामने उनके आ रही हैं। नहीं, आप जो कह रही हैं बिल्कुल, सत्ता का खेल बहुत ही दिलचस्प है। आज से जब 15 महीने पहले चुनाव हो रहा था तो शिवराज सिंह चौहान का मेन नारा जो था वो ये था, माफ करिए महाराज हमारा नेता शिवराज। और आज वही शिवराज सिंह चौहान अपनी सभाओं में और अपने भाषणों में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। तो ये जो समीकरण होती हैं, जो केमिस्ट्री होती है राजनीति में, बहुत क्षणिक होती हैं और बहुत ही अल्पकाल के लिए होती हैं, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से होती हैं। ये जो असल में हो रही है, ये बहुत ही एक रूथलेस पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और पावर पॉलिटिक्स में देखिए, अब इसका आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स तो लंबी चलती है, पावर पॉलिटिक्स का क्या खेल है ये आपको समय बताएगा कि कितने समय तक रहेगा। लेकिन जहाँ तक टाइगर की बात है, तो एक कहावत हमारे यहाँ ये भी है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहते हैं, तो पहले उन दोनों को देखना पड़ेगा कि असल में शेर कौन है, महाराज कि शिवराज। और क्या अभी भी शिवराज कहेंगे कि माफ करो महाराज, और मान लो कि उनका नेता शिवराज। जी
जाहिर तौर पर बयान के कई मायने होते हैं और इसीलिए लगातार वो बयान भी बहस में छाए रहे। पंकज शुक्ला जी, जो कि आप वहां की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, जो ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसका आपको उपचुनाव पर कितना असर दिखता है? कौन सी पार्टी को मजबूती मिलेगी और किसके लिए यहाँ पर अब चुनौती आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? उपचुनाव के लिए ही कैबिनेट बनाई गई है। ये लोग अब जनता के बीच जाएंगे। यदि अगर मंत्री नहीं होते और जनता के बीच में जाते तो इनसे सवाल होता कि आपको 5 साल के लिए चुना गया था, आपने पार्टी बदल दी। बीच में एक सवाल यह भी उठा था कि जब जनता चुनती है तो पार्टी छोड़ने के पहले क्या जनप्रतिनिधि को जनता से राय नहीं जानना चाहिए कि मैं इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जा रहा हूँ? तो न घर के रहे न घाट के मुहावरे जब चल रहे हैं वो क्षेत्र में, ऐसे में मंत्री पद देकर एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है ताकि जनता के पास जाकर ये कहा जाए कि मैं विकास लाऊंगा, क्षेत्र में विकास की गंगा बहाऊंगा और मुझे वोट दीजिए। तो शुद्ध रूप से दोबारा वोट मांगने के लिए गठित किया गया मंत्रिमंडल। ठीक है, ठीक है। पीसी शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट। हेलो पीसी शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। किसे मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। क्लोजिंग कमेंट ये है कि ये टाइगर आपस में लड़ते रहेंगे, बब्बर शेर आकर सब चीज़ झपट लेगा, 24 की 24 सीट झपट लेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए जल्दी से संक्षेप में। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर का गढ़ है, तो टाइगर तो सिंधिया जी भी है, शिवराज जी भी है, और बब्बर शेर जो है गुजरात से आता है। चलिए, तो कौन बब्बर शेर कौन टाइगर साबित होगा, ये जनता जवाब देगी। जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।